हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपने कल जो हमने वीडियो डाली थी 9th क्लास की एनसीईआरटी की 1.1 वो आप सभी ने देख ली होगी। बाकी आज हम उसी की दूसरी क्लास करते हैं और प्रश्नावली 1.2 आज कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में ही, पहले तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें आप पढ़िए। तो इसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन हैं सत्य हैं या असत्य हैं। कारण के साथ हमें उत्तर देना है, कारण के साथ हमें उत्तर बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसका पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है? तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको कल बताया था क्या होता है। अपरिमेय संख्या है, सॉरी देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जैसे कि √2, √3, मान लीजिए 5। तो ये सारी क्या होती हैं? अंडर रूट में जितनी भी ये संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं हम, जैसे कि 112, तो या कुछ और ले सकते हैं। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं आगे डैश, तो इन संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अब आती हैं दूसरा चीज़ क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर एक खास बात होती है। वास्तविक संख्या वो होती है जिसके अंदर मान लीजिए माइनस का 1 या 0 और 3/2 और माइनस के 7 या 5/9, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। वास्तविक संख्या वह कहलाती हैं जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं, जैसे कि 0 हो गया या -7 हो गया, और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कि √5 मान लीजिए या √3 मान लीजिए। तो ये हैं अपरिमेय संख्या और ये सारी हैं परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या देखी हमने, फिर हमने वास्तविक संख्या देखी कि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आ रही है या नहीं आ रही। तो हमें पता चला कि हाँ, वास्तविक संख्या के अंदर तो हमारी अपरिमेय संख्या भी आ रही है। तो हम लिखेंगे आंसर सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर कुछ भी दिक्कत हो या कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये पूछा गया है। तो हमने पहले तो अपरिमेय संख्या देखी कौन कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनका अंडर करके अंडर जो होता है वो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि अगर √4 होता तो 2 बाहर आ जाता तो वो परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन ये सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएँ हैं। फिर हमने देखी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी आता है, और p/q मतलब कि परिमेय भी आती हैं, और अंडर वाले अपरिमेय भी आती हैं। तो हमने देखा कि अपरिमेय संख्या जो हमसे पूछा गया है क्या वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हमने देखा वास्तविक संख्या में तो ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमें ये बताना है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है वो अंडर रूट m की फॉर्म में ही होता है क्या? अगर होता है तो सत्य है, अगर नहीं होता है तो असत्य है। तो हमें ये चीज़ नंबर लाइन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर रेखा पर पूछा है, संख्या रेखा पर पूछा है ना, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ये 4 है, और इसे ये अनंत तक जाती है, इसलिए हमने इसको एरो दिखाया है। अब ऐसे ही इधर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो सबसे पहली बात, हमें माइनस वालों से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया है m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग होती है 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्टिंग होती है ना। तो देखिए अंडर रूट m, जहाँ पर m क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें कि सारी जितने भी ये नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृत संख्याएं, वो हमेशा नंबर लाइन पर अंडर रूट m के रूप में ही होती हैं। तो हम देखते हैं होती हैं या नहीं होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उठाएंगे अंडर रूट m बराबर, पहली को तो लेंगे ही नहीं, एक को नहीं लेते हैं। क्यों? एक का तो अंडर रूट करेंगे तब भी एक आता है, नहीं करेंगे तब भी एक आता है, तो एक को नहीं लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 2 से, अंडर रूट 2 को करा तो भाई इसमें तो ये आ रहा है अभी। ठीक है, अंडर रूट 2 को करने के बाद में क्या आ रहा है ये। अब उसके बाद में दोबारा से अंडर रूट m करा, 3 को करा, अंडर रूट 3 को करने के बाद में भी क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है। उसके बाद में अंडर रूट m, अब इसमें करेंगे अंडर रूट 4, लेकिन अंडर रूट 4 को करेंगे जब हम, तो बाहर क्या आ रहा है, 2 आएगा, जो कि संख्या रेखा पर ये दिखा रहा है कि हमेशा अंडर रूट m के फॉर्म में नहीं आता है। अब देखो अंडर रूट 2 को करा तो अंडर रूट 2 आया, जो कि अंडर रूट m की फॉर्म में है। अंडर रूट 3 को करा तो अंडर रूट 3 आया, अंडर रूट 3 को करने पर अंडर रूट m की फॉर्म में है। अब अंडर रूट 4 को करा तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, जब 2 आ गया तो ये तो अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आएगा असत्य है, असत्य है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अंडर रूट m के रूप में नहीं होती। समझ में आया? यही आपका आंसर है। आपको समझ में आया इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होता है, संख्या रेखा ये रही। अब इसमें m के लिए बोला था, जिसमें बताया गया था m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 से जो स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 ये होता है। ठीक है, अब अंडर रूट m की फॉर्म में होते हैं क्या है सारी, तो हमने देखा 1 को तो हम लेते ही नहीं है, तो 2 को देखा तो ये तो हो गया अंडर रूट m की फॉर्म में, 3 को देखा ये भी अंडर रूट उसकी फॉर्म में था m की में, फिर हमने लिया 4, क्या 4 है तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये तो अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं होती हैं, कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
इसी का थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या मैंने अभी आपको बताई है और वास्तविक संख्या मैंने अभी आपको बताई है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, -2, -10 और 3/7 और अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5, ये सारी चीज़ें वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब आती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के लिए मैंने आपको बताया था अंडर रूट में होती हैं ये सारी संख्याएं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 13, ऐसे ही ये होती हैं। तो इसमें हमसे क्या गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं? तो सारी तो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपरिमेय संख्या में ये भी दिया गया है, जबकि ये क्या है, परिमेय है। ये भी दिया गया है, ये क्या है, परिमेय है। ये भी दिया गया है, ये क्या है, परिमेय है। ये भी दिया गया है, ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर आ जाएगा असत्य है, असत्य है। क्योंकि क्यों आ जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही आती हैं, इसलिए सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख देना एग्जाम्पल, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। तो इसलिए सारी अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, कुछ इसमें परिमेय भी होती हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया? अब आगे चलते हैं, आगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? -3, -2, -4, -1, ये तो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही डैश आगे तक। तो ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब आता है इसमें ज़ीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये एक पूर्णांक है। ये क्या है? न्यूट्रल पूर्णांक है। तो ज़ीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो हमें इनसे कोई लेना देना है नहीं, मैंने ये आपको समझाने के लिए बता दिया है। हमारा मतलब है इससे
क्या धनात्मक पूर्णांक जितने भी हैं उन सबका वर्गमूल लेने पर अपरिमेय संख्या आती है? हमसे ये पूछा गया है सिंपल। तो हम लेकर देखते हैं। एक को तो लेते ही नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो हम लेते हैं 2 को। अंडर रूट 2 लिया, अंडर रूट 2 मतलब वर्गमूल लिया अंडर रूट 2 का, तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी बात ठीक है। फिर आते हैं अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का वर्गमूल लेने पर क्या आता है? अंडर रूट 3 ही आ जाता है। उसके बाद में हम लेते हैं ये 4 को लिया, अंडर रूट करा, तो 4 को जब हम अंडर रूट करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ अंडर रूट 4 बराबर 2 है। 4 का अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 है, जो एक परिमेय संख्या है। समझ में आया ये आपको? ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हमें पूछा था धनात्मक पूर्णांक, क्या सारे धनात्मक पूर्णांकों का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या वो अपरिमेय संख्या आता है? तो हमने देखा 2 का अंडर रूट लेकर अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 3 का लेकर देखा अंडर रूट 3 आ गया। जब हमने धनात्मक पूर्णांक है ये भी 4, तो हमने जब इसका अंडर रूट लिया तो ये आया 2, जो कि क्या है? ये है एक परिमेय संख्या। तो हमने लिखा अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 है, जो एक परिमेय संख्या है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया आपको? अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में जो है, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतने, लेकिन मैं फिर भी अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन नहीं हैं। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं आते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमें स्केल की और जो प्रकार होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये एक मान लीजिए हमने बनाई नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाने के बाद ये मान लिया 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2 और ऐसे ही ये आगे तक ले सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। अंडर रूट 5 कैसे बनता है, या मान लीजिए 5 भी कैसे बनता है। अंडर रूट 5 का हमें वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है ना। अंडर रूट 4 जो होता है उसका वर्गमूल 2 होता है, तो 5 का क्या होगा? 2 से कुछ ज़्यादा होगा। अब कितना होगा? ज़्यादा भी नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक हम एक लाइन काटेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन काटेंगे और फिर 0 से और इसको मिला देंगे। ये कितनी हो गई? 1 और 2, तो ये नीचे का हो गया बेस 2 हो गया ना, ये तो ये हो गया 2, और ये कितना हुआ? ये हो गया 1, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 5। अब मैं बताता हूँ ये अंडर रूट 5 कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं साइड में बता देता हूँ आपको अगर आपकी समझ में आ जाए तो। एक होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल। इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो अभी हमने बताया कि आधार कितना है इसका 2, लंब कितना है 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए ना, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया, और ये कितना है 5, तो ये आ गया। ये के का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो ये वर्गमूल जो है ये के हो जाएगा, कर्ण के फॉर कर्ण। तो ये जो स्क्वायर है तो वो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और जब अंडर रूट 5 आ जाएगा, के बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। तो यही इसका आंसर है। और यहाँ पर अभी तो ये सिर्फ इस पर सर्किल पे हुआ है, तो हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे प्रकार की नोक, यहाँ पर लगाएंगे पेंसिल की नोक। तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब मान लीजिए ये है O और ये है B और ये है C, तो हम क्या लिखेंगे, OC बराबर है OB के, क्योंकि OC क्या है, OC बराबर है OB के, क्योंकि यही हमारा अंडर रूट 5 को निरूपित करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, इसमें प्रकार और उसका काम है, प्रकार का काम है और स्केल का काम है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, अगर करना चाहेंगे तो मैं करवा भी दूंगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, क्योंकि पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है। ये है कक्षा के क्रियाकलाप है, तो ये कक्षा के प्रैक्टिकल का है, ना कि ये पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो मैं आज आपका इतना ही ख़त्म करता हूँ। ये चैप्टर 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कल हम 1.3 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें थी नहीं, जो मैंने इम्पोर्टेंट थी वो आपको बता दी है। जो मैंने नहीं कराया है वो मैं गारंटी से कहता हूँ वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, मैं जितना करा रहा हूँ आप इतना करते रहिए, और आगे की वीडियो में मिलते हैं। अब अगर आपको हमारी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।